सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का अनदर पार्ट। तो पहले वाली वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी इसके डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं, इसके नेचर को, इसके टाइप्स को, एंड इसके साथ साथ हम उसके अंदर इसके नेसेसिटी, मेरिट्स, डिमेरिट्स सब कुछ कर चुके हैं, जो कि बेसिक्स हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में पता होना चाहिए। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में, इसको कंट्रोल किस तरीके से करा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, इसका जुडिशियल कंट्रोल, प्रोसीजरल कंट्रोल एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल किस तरीके से होता है। तो ये दो टॉपिक्स आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाला, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी अपने घर पर प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में, कि एक्चुअल में कि ये जो पावर्स दिए गए हैं, डेलीगेट करे गए हैं, ये जो पावर्स कि लॉ मेकिंग पावर्स जो हमने एग्जीक्यूटिव को दे दिए हैं, राइट। सो दैट इज़ कि लेजिस्लेचर ने जब अपने पावर्स को डेलीगेट कर दिया होता है एग्जीक्यूटिव के पास, सो दैट इज़ नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अंदर हमने बेसिकली क्या कवर करना है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन ही नहीं करा गया इसके बारे में। तो क्या कुछ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को वैलिड करती है कि नहीं करती, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए, जो आर्टिकल 245 एंड 246 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो हैं वो पार्लियामेंट परफॉर्म करेगा, या फिर वो कौन परफॉर्म करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 245 एंड 246 के अंदर मेंशन करा गया है। उन्होंने कहा दे शैल एक्सरसाइज देयर लेजिस्लेटिव पावर विद रिस्पेक्ट टू द एंट्रीज इन द यूनियन एंड द स्टेट लिस्ट, कि किस तरीके से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे जो यूनियन लिस्ट के अंदर और स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी इनको मैटर्स प्रिस्क्राइब करे गए हैं, उस हिसाब से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं ये अपने अपने लेजिस्लेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। लेकिन कहते हैं कि ऐसा कहीं पे भी डिफाइन नहीं करा गया कि लेजिस्लेचर जो है वो अपनी पावर्स को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि पावर ऑफ लेजिस्लेशन जो है उसी के अंदर ही पावर ऑफ डेलीगेशन को भी इंक्लूड करा गया है, ये भी कहीं भी लिखा नहीं गया। पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं काफ़ी सारे प्रोविजंस के अंदर कि जहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव हेड, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के पास में रूल मेकिंग पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए गए हैं इटसेल्फ। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट को और गवर्नर्स को। तो यहाँ पे उसकी उसकी उस चीज़ की बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इटसेल्फ हमें एक प्रोविजंस मिलते हैं जहाँ पे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को रूल मेकिंग पावर्स दिए जाते हैं अंडर द सर्टेन कंडीशंस व्हेन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट इन सेशन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं पर भी क्लियरली तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस देखने को मिलते हैं जहाँ पर कि लेजिस्लेटिव पावर्स को डेलीगेट करा गया है। ठीक है? तो अब देखो ये कौन से केस के अंदर हेल्ड करा गया था। सो डीएस गरेवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है 1959 का, इस केस के अंदर हेल्ड करा गया था। इट इज नाउ जुडिशियली कंसीडर्ड दैट द पावर ऑफ डेलीगेशन रिसाइड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जहाँ पर कि उन्होंने कहा कि जो पावर है डेलीगेशन का वो लेजिस्लेचर में ही रिसाइड करता है, और लेजिस्लेचर जो है वो आगे इस पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं। अब इसको दो पार्ट्स में हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या रही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड किस तरीके से थी, फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड किस तरीके से हुई। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के इमर्ज होने से पहले, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस से भी पहले, तो क्या था उस टाइम पे सिस्टम। देखो जिस इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिलने से पहले एक केस था, दैट इज क्वीन वर्सेस बर्मा। तो क्वीन वर्सेस बर्मा के केस के अंदर ये बताया गया कि प्रीवी काउंसिल ने अलाउ करा कि कंडीशनल लेजिस्लेशन जो है उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दिया, कि कहा कि कंडीशनल लेजिस्लेशन जो है वो अलाउड है। अब कंडीशनल लेजिस्लेशन क्या होती है हम प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप ये वाली वीडियो को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था प्रीवी काउंसिल ने, कि कंडीशनल लेजिस्लेशन जो है वो बिल्कुल अलाउड है। और इस एग्जाम्पल के अंदर जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो एग्जीक्यूटिव के पास में डेलीगेट कर देगी, एंड फर्दर जो ये एग्जीक्यूटिव है ये फर्दर आगे गवर्नर अपॉइंट कर सकता है किसी भी इंटरेस्टेड ऑफिशियल्स को, और उनको दे सकता है सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस को एडमिनिस्टर करने की पावर्स। फिर किंग वर्सेस बनवारी लाल शर्मा के केस के अंदर यही चीज़ को
इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली दोबारा से अप्लाई करा गया था। अब देखो ये 2 केस लॉज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वीन वर्सेस बर्मा और किंग वर्सेस बनवारी लाल। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? देखो इन केसेस को देखो, पहले वाला केस तो क्वीन के रिलेटेड है, सेकंड केस किंग के रिलेटेड है। अब इसमें बर्मा है और इसमें बनवारी है, तो इस तरीके से आप थोड़ा इसको नेम को याद रख सकते हैं, क्वीन वर्सेस बर्मा एंड किंग वर्सेस बनवारी लाल शर्मा। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों केसेस के अंदर उन्होंने कंडीशनल लेजिस्लेशन को बेसिकली अलाउ करा था प्रिवी काउंसिल ने। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या हुआ, जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा गया, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट के टाइम पर ग्रांट करी जाती थी वैसे ग्रांट नहीं करेगी। तो फिर किस तरीके से ग्रांट करेगी? उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव मैटर्स जो हैं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड राइट टू डेलीगेट, कि ऐसा नहीं है कि आप सारी ही पावर्स जो है लॉ मेकिंग की सारी पावर्स आप डेलीगेट कर सकते हो, दैट्स नॉट द थिंग। जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं वो रिटेन रहेंगी पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर के पास। सिर्फ वो कुछ मैटर्स के अंदर जो है, जहाँ पर उनको लगता है कि ज़रूरी है, उन मैटर्स के अंदर जो पावर्स हैं सिर्फ उन्हीं को डेलीगेट कर सकते हैं, सारी की सारी पावर्स को डेलीगेट नहीं कर सकते। इसेंशियल फंक्शंस जो हैं वो रिस्टोर्ड रहेंगे पार्लियामेंट के पास या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही रहेंगे। तो ये जो है इन द केस ऑफ राजनारायण सिंह वर्सेस चेयरमैन पटना एडमिनिस्ट्रेटर्स कमेटी, इस केस के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द लेजिस्लेटिव बॉडी टू द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव बॉडी से एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास में ट्रांसफर करी जा सकते हैं पावर्स। फिर हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1959 का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब इस केस को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में और भी बहुत जगह पढ़ने वाले हैं, तो ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सो इस केस के अंदर उन्होंने डिक्लेयर करा कि जो ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। देखो यही वाला केस ना आगे कंटिन्यू होगा। पहले ये वाले जो केस था राजनारायण सिंह वर्सेस चेयरमैन ऑफ पटना वाला, उसमें उन्होंने अपहेल्ड करा कि बिल्कुल आप वैलिड है कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं पावर को लेजिस्लेटिव बॉडी से एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर। फिर उसी के सीक्वेंस के अंदर 1959 के अंदर ये केस आता है हमदर्द दवाखाना, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये जो आपने ट्रांसफ़र करा है पावर का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी। कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो पावर्स को एक्सीड कर रहे हैं, परमिसिबल लिमिट्स जो हैं, इट एक्सीड्स द परमिसिबल लिमिट ऑफ लीगल डेलीगेशन, रेंडरिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसी के बदौलत फिर उसके बाद में 2 यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस लगा दिए गए अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव डेलीगेशन। तो दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ रेद अली एक्ट इन 1951। तो इस केस के अंदर बेसिकली हेल्ड करे गए थे 2 लिमिटेशंस। अब वो 2 लिमिटेशंस क्या लगाई गई? पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर अपने एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस को डेलीगेट नहीं कर सकता। सिर्फ मतलब एसेंशियल वाले जो फीचर्स हैं वो लेजिस्लेचर के पास ही रहेंगे, उनको वो डेलीगेट नहीं कर सकता। सेकेंडली उन्होंने क्या कहा कि एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं हो सकता है, कि किसी भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को जब हम पावर कॉन्फर कर रहे हैं या किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी को जब हम पावर कॉन्फर कर रहे हैं, इट शुड नॉट सफर फ्रॉम एक्सेसिव डेलीगेशन। ऐसा नहीं कि वो बहुत सारी पावर्स को डेलीगेट कर दो, ठीक है, तो उसके ऊपर ये लिमिटेशंस लगाए गए कि एसेंशियल लेजिस्लेटिव फीचर्स को डेलीगेट नहीं करा जा सकता और एक्सेसिव डेलीगेशन भी इसमें नहीं करा जा सकता। सेकंड इसमें केस आता है बसंत लाल मगन लाल सर्जनवाला वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस। तो इस केस के अंदर बेसिकली हेल्ड करा गया था कि उन्होंने कहा कि अब ये बिल्कुल सेटल्ड हो चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि वैलिड कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ना क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को कहीं वॉयलेट करती है और ना ही सोसाइटी के कंडीशंस को वॉयलेट करती है। क्योंकि जैसे-जैसे सोसाइटी चेंज होती जा रही है, जैसे सोसाइटी वेलफेयर होती जा रही है सोसाइटी का, सोसाइटी डेवलप होती जा रही है, तो उस तरीके से हमें लॉज़ को भी चेंज करना पड़ता है। और लॉज़ जो हैं वो सब सिर्फ तभी वैलिड हो सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं तो। तो ये जो लॉज़ था हमारे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट भी नहीं है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये। इसके साथ-साथ सोसाइटी के चेंज होने के साथ-साथ हमें ऐसे लॉज़ को लाने की ज़रूरत भी पड़ रही है, इंक्लूड करने की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो इस वजह से भी ये जो लॉ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसके अलावा आप ये प्रोविजंस को मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 245 एंड 246, आर्टिकल 13 क्लॉज़ 3 एंड आर्टिकल 14। आप चाहें तो इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने एग्ज़ामिनेशन में, अपने आंसर के अंदर। तो यहाँ से हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, तो वो यहाँ पे आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है जुडिशियल प्रोसीजर और लेजिस्लेटिव कंट्रोल। अब देखो मैंने यहाँ पे ना एक आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअल में हम इसके अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब देखो जो लेजिस्लेटिव पावर्स हमने दिए हैं एग्जीक्यूटिव के पास, जो डेलीगेट करी की है लेजिस्लेशन, है ना, उसके ऊपर कुछ कंट्रोल भी रहता है। अब वो 3 तरीके का कंट्रोल हो सकता है, जुडिशियल कंट्रोल, प्रोसीजरल कंट्रोल एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल।
अब देखो जुडिशियल कंट्रोल किस तरीके से हो सकता है, तो पहला इसमें आता है अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्राइन, कि अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है कि कोई भी अगर प्रोविजंस जो कि अल्ट्रा वायर्स है, मतलब जो पेरेंट एक्ट के अंदर उनको जो डेलीगेट करी गई है लेजिस्लेशन, एक लिमिट तक ही वो डेलीगेट करी गई है, ऐसा नहीं कि एक्सेसिवली डेलीगेट कर दी गई हो, राइट। तो वो अगर उन पावर्स जितनी उनको मेंशन करी गई है उससे अगर वो जुरिस्डिक्शन के बाहर कोई भी एक्शंस लेते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, अल्ट्रा वायर्स हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायर्स। तो एक लीगल टर्म है अल्ट्रा वायर्स, जिसका मतलब क्या है कि जो उनको पावर्स डेलीगेट करी गई उससे एक्सीड कर देते हैं जब हम, तो दैट इज नोन एज अल्ट्रा वायर्स। तो ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल। सेकंड जुडिशियल कंट्रोल रहता है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के केस में। अब इसको हम डिटेल में जब हम पढ़ते जाए ना, तो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करती रहूंगी। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जुडिशियल कंट्रोल के साथ। तो जुडिशियल कंट्रोल किस तरीके से, कि कोर्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ensuring कि delegated legislation adheres to the constitutional principles and does not exceed the limits of the parent act, कि जो पेरेंट एक्ट के अंदर उन्होंने डिफाइन करी गई है लिमिट्स, उनको वो एक्सीड ना करे। ठीक है, पेरेंट एक्ट के अंदर जो बताई गई है कि इतनी ही पावर्स उनको डेलीगेट करी गई है, वही लिमिट्स के अंदर वो रहे, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगी, अल्ट्रा वायर्स हो जाएगी। तो अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्रिन जो है वो दो टाइप्स के आते हैं, सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायर्स एंड प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स। एक सेकेंड। सब्सटैंटिव के अंदर क्या है, ओके, सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायर्स में क्या होता है, व्हेन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक्सीड्स द पावर्स ग्रांटेड बाय द पेरेंट एक्ट, कि जो पेरेंट एक्ट के द्वारा उनको ग्रांट करी गई है पावर्स, अगर वो उनको एक्सीड कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायर्स, की जो सब्सटैंस और स्टैट्यूट के द्वारा उनको पावर्स दिए गए हैं, उनको जब वो एक्सीड कर देंगे, दैट इज नोन एज सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायर्स। प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रोसीजर उनको प्रिस्क्राइब करा गया है फॉर मेकिंग द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अगर वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, तो फिर वो प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स में काउंट होगा, कि यहाँ पे उन्होंने प्रोसीजर को अल्ट्रा वायर्स कर दिया, प्रोसीजर को एक्सीड कर दी, एक्सीड करके उन पावर्स को यूज करा है। तो ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। इसके अलावा सेकंड टाइप इसमें आता है कि जुडिशियल किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं जुडिशरी इन द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि अगर वो कोई भी पावर्स उनको डेलीगेट करी गई हैं और डेलीगेट पावर्स का यूज करते हुए वो अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं सिटीजन्स के, तो इन दैट केस उसको कोर्ट्स के पास में पावर है कि वो उन जो भी उन्होंने रूल्स फ्रेम करे हैं उनको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। एंड दिस वाज हेल्ड इन ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। सेकंड इसमें आता है प्रोसीजरल कंट्रोल। तो प्रोसीजरल कंट्रोल का मतलब क्या है, कि जहाँ पे कि वो प्रोसीजर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली तीन टाइप्स आते हैं, पब्लिकेशन, पब्लिसिटी, देखो यहाँ पे पब्लिकेशन एंड पब्लिसिटी, कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट्स एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, एंड थर्ड इसमें आता है डिपार्टमेंटल सुपरविजन एंड रिव्यू। तो ये तीन टाइप से प्रोसीजरल कंट्रोल यहाँ पे करा जाता है, कि जहाँ पे वो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरीके से पावर्स को डेलीगेट करा जाएगा, तो वहां पर कैसे कंट्रोल करा जाता है। तो ये तीन टाइप्स है उसमें। सो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है। सो देखो, प्रोसीजरल कंट्रोल इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन द रूल मेकिंग प्रोसेस। सो फर्स्ट इसमें आते हैं पब्लिकेशन एंड पब्लिसिटी। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो भी पावर्स डेलीगेट करी गई हैं, उनको ज़रूरी है कि वो पब्लिश करी जाएं ऑफिशियल गैजेट के अंदर, टू इन्फॉर्म द पब्लिक, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ये वाली पावर्स डेलीगेट करी गई हैं। So delegated legislation must be published in the official gazette in the informed to inform the public. Failure to publish a rule may be invalid. तो in that case अगर वो publish नहीं करते हैं ऐसे रूल को, तो वो क्या हो जाएगा, invalid हो जाएगा। सेकंड इसमें आता है कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट्स एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो कहते हैं कि कुछ लॉज ऐसे हैं कि जहाँ पर कि स्टेट होल्डर्स अगर रूल्स बना रहे हैं, तो उससे पहले उनको कंसल्टेशन करना पड़ता है एक्सपर्ट्स के साथ, या फिर लोगों की पार्टिसिपेशन भी वहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस फ्रेम करने हैं, तो उसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये इस तरीके से ये सेकंड पॉइंट हमारा बन जाता है कि प्रोसीजर में कैसे कंट्रोल करा जाता है, कि जब प्रोसीजर बनाना है तो वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स और पब्लिक की पार्टिसिपेशन होनी भी कई लॉज के अंदर ज़रूरी हो जाती है। देन थर्ड इसमें आता है डिपार्टमेंटल सुपरविजन एंड रिव्यूज़। डिपार्टमेंटल सुपरविजन और रिव्यू किस तरीके से, कि कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो पीरियोडिकली रिव्यू करते रहें या मॉडिफाई करते रहें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, ताकि इफेक्टिव और नेसेसरी जो रूल्स हैं वो बनाए जा सकें। ठीक है, तो इस तरीके से ये सी पार्ट इसमें आ जाएगा कि डेलीगेट डिपार्टमेंटल सुपरविजन एंड रिव्यू, कि डिपार्टमेंट अपना रिव्यू करके और डिपार्टमेंट सुपरवाइज कर सकता है कि जो पावर्स डेलीगेट करी गई हैं वो प्रॉपरली यूज़ वो कर रहे हैं पावर्स का, कि कहीं मिसयूज़ तो नहीं कर रहे। तो इस वजह से
इस तरीके से कंट्रोल करा जा सकता है। देन थर्ड टाइप इसमें आती है लेजिस्लेटिव कंट्रोल। सो लेजिस्लेटिव कंट्रोल कैसे रहेगा, देखो लेजिस्लेटिव कंट्रोल भी यहाँ पर 3 टाइप्स का आएगा। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। सो देखो लेजिस्लेटिव कंट्रोल जो प्रोसीजरल प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट के थ्रू हो सकता है, मेमोरेंडम के थ्रू, कि अगर मान लो कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर पार्लियामेंट के अंदर करनी है तो उन प्रोसीडिंग्स के साथ में एक मेमोरेंडम को भी जोड़ा जाएगा जब भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग्स हो रही है तो। सेकंड इसमें आता है लेइंग प्रोसीजर, जो कि 3 टाइप्स का होता है, सिंपल लेइंग, नेगेटिव रेजोल्यूशन एंड अफर्मेटिव रेजोल्यूशन। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आते हैं स्क्रूटनी कमेटीज। स्क्रूटनी कमेटीज के थ्रू भी लेजिस्लेटिव कंट्रोल करा जा सकता है। सो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले इसमें आता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल किस तरीके से होता है। तो कुछ कमेटीज जैसे कि जॉइंट कमेटी ऑन द स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स रिव्यू करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को फॉर द टेक्निकल एक्यूरेसी, प्रोसीजरल कंप्लायंस एंड सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की बात कर लेते हैं कि जिस टाइम पर कोई भी लेजिस्लेशन पास करा जा रहा है, कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, जिस भी टाइम पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग, तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो इंडिया के अंदर है बाई कैमरल लेजिस्लेशन कि जहाँ पर एक लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, राइट। तो वहाँ पे अपने खुद के उनके रूल्स होते हैं प्रोसीजर के रिलेटेड और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रिलेटेड। अब हर एक हाउस के अंदर जब भी कोई बिल पास करा जाएगा जिसमें कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को इन्वॉल्व करा गया है, तो उस बिल के साथ में एक मेमोरेंडम को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही चीज़ बस इसके अंदर बोली है कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल के अंदर प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट, कि जब भी कोई पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग्स करी जाएगी, जब भी कोई बिल पास करा जाएगा जिसमें लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात हो रही है, तो उसके साथ में एक मेमोरेंडम भी उनको लगाना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड इसमें आता है दैट इज द लेइंग प्रोसीजर। तो प्रोसीजरल लेइंग के अंदर क्या आता है कि जहाँ पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसको पार्लियामेंट के सामने पहले रिव्यू करने के लिए रखा जाएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर रिव्यू। तो मतलब जब भी कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात हो रही है तो उसके रिलेटेड कोई भी अगर प्रोविजंस बनना है, कोई बिल बनना है, तो उसको पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा पार्लियामेंट के सामने। अब वो 3 तरीके से ले करा जा सकता है, सिंपल लेइंग, नेगेटिव रेजोल्यूशन एंड अफर्मेटिव रेजोल्यूशन। सिंपल लेइंग के अंदर क्या होता है कि पहले हमने रूल को पास कर दिया, ठीक है, रूल को जो है बना भी दिया, और उसके बाद सिर्फ पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करने के लिए कि हमने ऐसा-ऐसा रूल बनाया है, तो पार्लियामेंट के सामने हमने उस रूल्स को ले डाउन करा, जस्ट उनको इन्फॉर्म करने के लिए, सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सेकंड इसमें आता है नेगेटिव रेजोल्यूशन। नेगेटिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या आता है कि रूल्स जो हैं वो इमीडिएटली इफेक्ट में तो आ जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अंदर उन रूल्स को एनल कर सकता है, उन रूल्स को नलीफाई कर सकता है। कि मतलब अगर उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई प्रोविजंस यहाँ पे वायलेट हो रही हैं, या फिर फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट हो रही हैं, या कोई भी और रीज़न अगर उनको लगता है, तो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो उस पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है जिसमें कि वो रूल्स को एनल कर सकता है। बट यहाँ पे रूल्स पहले ही इफेक्ट में भी आ चुके होंगे, तो उसके बाद भी वो एनल कर सकता है। देन थर्ड इसमें आता है एफर्मेटिव रेजोल्यूशन। एफर्मेटिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे रूल्स तब तक अप्लाई नहीं करे जाएंगे, तब तक वो वर्क में नहीं आएंगे जब तक कि पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं कर देता। एक मेजोरिटी के साथ जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा, सिर्फ तभी वो रूल्स को एप्लीकेबल करा जा सकता है, तभी उन रूल्स को वर्क में लाया जा सकता है। तो ये हो गए इसमें 3 टाइप्स इन द लेइंग प्रोसीजर। देन नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्क्रूटनी कमेटीज। तो स्क्रूटनी कमेटीज के थ्रू भी लेजिस्लेटिव जो है वो कंट्रोल रखते हैं पार्लियामेंट के मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर। सो ये स्ट्रेंथन करता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल को ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की स्टैंडिंग कमेटीज यहाँ पे बनाई जा सकती है ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो वो 2 टाइप्स की कमेटीज कौन सी है, लोकसभा कमेटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, एंड सेकंड इसमें आती है राज्यसभा कमेटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और ये कौन सी ईयर में पास करी गई थी, तो ये आगे पीछे ही पास करी गई है, देखो 1953 के अंदर और 1954 के अंदर। The committees examine whether the delegated legislation is made within the limits of authority conferred by the Constitution or the Parliament, and whether such power has been properly exercised. तो बेसिकली ये जो कमेटीज हैं इनका काम क्या है, इनका काम है कि एग्जामिन करना है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस हैं वो विद इन द अथॉरिटी में काम कर रही है कि नहीं कर रही, कि जितनी उनको अथॉरिटी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से या पार्लियामेंट की तरफ से, उसी अथॉरिटी के लिमिट्स के अंदर अंदर ही वो अपनी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के को एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं वो उसको एक्सीड तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसे पावर्स जो है प्रॉपरली एक्सरसाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो उस वजह से ही स्क्रूटनी कमेटीज को बनाया जाता है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड टुवर्ड्स आवर टॉपिक।
तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे सारे हैंड रिटन नोट्स भी इसमें वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो इन दैट केस आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी। अब आपको एक्सेस कैसे करने हैं ये वाले नोट्स, तो जैसे ही अपने टेलीग्राम चैनल पर जाएँगे लॉ स्कूल डायरीज़ पर, तो वहाँ पर आप कोई भी टॉपिक जो आपको जिसके रिलेटेड नोट्स चाहिए, उस टॉपिक को सर्च करिए, उसके साथ एसएस नोट्स लिख देना, ठीक है? तो जो भी नोट्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाए हैं, वो सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएँगे और फिर वहाँ से आप जस्ट पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बहुत ही ईज़ी तरीके से। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा था, तो इन दैट केस प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी कुछ वीडियोज़ के लिए। सो तब तक बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच।